हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा शो का टॉपिक है नीड ऑफ फॉलिक एसिड इन ह्यूमन बॉडी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अश्वंत जी। डॉक्टर, आपका स्वागत है हमारे शो पर। हेलो डॉक्टर, हमारे श्रोताओं को बताइए कि फॉलिक एसिड क्या है और ये किस लिए ज़रूरी है हमारे शरीर में। जो फॉलिक एसिड होता है वो एक नेचुरली अकरिंग फोलेट जिसको हम बोलते हैं जी, वो होता है। वो बहुत सारी हम जो रूटीन चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें ही वो होता है, उसको बाहर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जी, लेकिन जब हम अच्छी खुराक ना लें, बच्चों को टाइम पे फूड ना शुरू करें, उनको सब्जियां ना खिलाएं, तो उसमें जो फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है। जी। सो जो हमने सिंथेटिक फोलेट बनाया उसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं। इसको जो दूसरा नाम है वो B9 भी इसको कहा जाता है। जैसे B9 B12 होता है, B5 होता है, B2 होता है। तो ये B कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है और ये B9 B कॉम्प्लेक्स है। जी। डॉक्टर, फॉलिक एसिड मेनली किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? हम क्यों फॉलिक एसिड को खाते हैं, मतलब दवाइयाँ क्यों लेते हैं फॉलिक एसिड की? बेसिकली जो फॉलिक एसिड है, जो सबसे बड़ा उसका हमारी बॉडी में काम है, वो DNA बनाता है। जी। कोई भी बॉडी के जो सेल्स हैं, लिवर के सेल्स बनाता है, इंटेस्टाइन के सेल्स बनाता है। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव हमारा बिल्डिंग ब्लॉक एक है। जी। जो हम प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, लेकिन वो उसकी मदद से जो एक छोटा बिल्डिंग, जहाँ उसको कह दो कि प्रोटीन को ये मिक्स करके रखता है, उसको ये उसके ब्लॉक्स को पकड़ के रखता है, तो ये B9 जो फॉलिक एसिड होता है वो होता है। तो ये जो B9 फॉलिक एसिड है ये हमारी आम डाइट में भी मिल जाता है। तो हमें इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये प्रोटीन के साथ मिलके एक तरह से विटामिन का ही काम करता है, DNA या RNA को और नॉर्मल सेल्स को ये बनाता है बॉडी में। जी। डॉक्टर, हमें फॉलिक एसिड कब लेना शुरू करना चाहिए? मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है जब हमें फॉलिक एसिड लेना शुरू करना चाहिए या जरूरत? बेसिकली तो जो अगर हम बर्थ से बात करें, जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं या लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं जो कि 2.5 किलो से कम होते हैं, उनमें क्या हम करते हैं कि ये मल्टीविटामिन जो ड्रॉप्स होते हैं वो उनको एट बर्थ स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा या वो टॉप फीड लेते हैं या वो डब्बे का मिल्क लेते हैं, जैसे मैं पहले भी बताती हूँ, डब्बे के मिल्क को तो मैं डेड मिल्क कहती हूँ, तो वो तो कोई डायर इमरजेंसी हो तभी देना चाहिए। तो उन जो ऊपर के दूध होते हैं उनमें ये थोड़ी इसकी कमी होती है। तो हम जो जैसे लो बर्थ वेट बेबी हैं उनको ये एट बर्थ स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो रूटीन बेबीज हैं जिनका वेट 2.5 kg से ऊपर होता है उनको हम 6 मंथ पे जो मल्टीविटामिन ड्रॉप्स देते हैं। तो उसी में ये B9 फॉलिक पार्ट एसिड होता भी है। उसमें तो एज सच तो इसको पूरी लाइफ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हो, पालक साग खा रहे हो, तो जैसे स्पेशल आजकल बच्चों में ट्रेंड चला ब्रोकोली खाने का, वो खाते हैं बच्चे, तो फॉलिक एसिड की एज सच डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कईयों को मीठा पसंद होता है, वो शक्कर के साथ रोटी खाते रहते हैं, तो कईयों को अचार के साथ, पुराने ज़माने में बच्चे ज़्यादा करते थे, आजकल पेरेंट्स ज़्यादा कॉन्शियस हैं तो ऐसे नहीं करते। तो उनकी या मदर्स इग्नोरेंट हैं, वो सप्लीमेंट्री डाइट जो है वो 5-6 मंथ से शुरू ही नहीं करती, वो वेजिटेबल ही नहीं खिलाती, वो कहती रहती हैं ये बच्चा खाता नहीं, वो खिलाती नहीं और बच्चा खाता नहीं। तो बेसिकली तो ये हम नॉर्मल रूटीन में हम 6 मंथ से शुरू करते हैं। लेकिन एक और टाइम आता है, वो प्रेगनेंसी में भी उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि DNA और RNA और न्यू सेल्स जो इतने बड़ा बेबी बनना है उसको जनरेट करने के लिए ये उस समय दिया जाता है। जी। डॉक्टर, जैसे देखते हैं हम ना कि स्पेशली टीनेज गर्ल्स या औरतों को फॉलिक एसिड लेना क्यों ज़रूरी है? जैसे हम बात करते हैं इनमें सेल्स की कमी हो जाती है या इनकी बॉडी बिल्डिंग सेल्स थोड़े वीक होते हैं, तो इनको क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है? बेसिकली तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स नए प्रोड्यूस करता है ये, तो एक उसके लिए जब टीनेज ग्रुप में आप आते हैं तो सडन ग्रोथ होती है, स्पर्ट ग्रोथ होती है, आपका जो मटेरियल्स बॉडी में ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, बोन्स ज़्यादा बन रही होती हैं, तो बोन ग्रोथ के लिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ में जैसे मसल्स हैं, आप बोला कि साथ में HB बढ़ रहा है, उसका हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, तो HB में भी इसकी इम्पोर्टेंस आएगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। हीमोग्लोबिन जो बनता है वो भी B9 की हेल्प से काफ़ी उसमें भी इसकी इम्पोर्टेंस
होती है। जी, सो ऐसे ही प्रेगनेंसी में तो 2 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर तो होता है कि उसकी बच्चे की ग्रोथ के लिए और मदर की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ये कहा जाता है कि जो कोई भी डिजीज होती है, जैसे मदर्स में होती है बर्थ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, या उसकी मल्टीपल अबॉर्शंस हो जाती हैं, मिसकैरेजेस जिनको बोलते हैं वो हो जाती हैं, तो उनको भी कुछ हद तक हम बी कॉम्प्लेक्स से प्रिवेंट कर सकते हैं। जी जी तो इसलिए इनमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है लेडीज में। जी जी जी, ताकि मतलब उनके बेबी को और मदर को न्यूट्रिएंट पर्सनली दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लस जो उनका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाते हैं बच्चे को, वो भी इसमें प्रिवेंट हो जाते हैं बी कॉम्प्लेक्स इस B9 से। जी डॉक्टर, हमें कोई फॉलिक एसिड की दवाइयाँ कोई लिमिटेड मात्रा में लेनी चाहिए, या जैसे कि पर्सन टू पर्सन या एज वाइज इसका कोई लिंक है, कोई मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू एज हमें फॉलिक एसिड लेना चाहिए? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप वेजिटेबल्स खा रहे हो, छिलके वाली दालें सब्जियां खा रहे हो, बीन्स खा रहे हो, अगर आप मीट खाते हो, उसमें स्पेशली लिवर और किडनी मीट है, तो उन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ सिलेक्टिव होते हैं डाइट को खाने में, कुछ वेजिटेबल्स नहीं खाते, कुछ चीज़ें नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, वो अवॉइड करते हैं। बच्चों को साग नहीं अच्छा लगता, पालक नहीं अच्छी लगती, तो उनमें ये डेफिशिएंसी हो सकती है। तो जैसे मदर्स में भी बताया कि मदर सेम डाइट खाती जा रही है, वो 2 रोटी सुबह खा रही है, 2 दोपहर को, 2 रात को, और 1 सब्जी कटोरी सुबह। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसकी जो इसकी अमाउंट है, नॉर्मली क्या होता है, हमने 500 माइक्रोग्राम्स इनफ होता है, माइक्रोग्राम्स। सो इतनी इसकी बड़ी डोज नहीं है कि आपको कहीं से मिले ना। तो उस समय जाके प्रेगनेंसी में ये 1000 माइक्रोग्राम के करीब इसकी डोज हो जाती है। तो इसलिए इसको कॉन्टिन्यूस खाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अपने भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। और जैसे हमने बताया, लो बर्थ वेट बेबीज को 6 मंथ्स पे जाके, फिर जब बच्चा 2 साल के बाद बड़ा हो जाता है, अपने आप खाना शुरू कर देता है, तो हम ये टेपर ऑफ कर देते हैं जो मल्टीविटामिन्स होते हैं। फिर टीन एज में देने होते हैं, और फिर प्रेगनेंसी में इनको देना होता है, या ओल्ड एज में जाके भी बोन्स की पोरोसिटी होती है, जिसमें उसमें बबल्स से अपीयर हो जाती हैं, बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, या उनके कोई भी कैंसरस फॉर्म्स आ जाती हैं बॉडी में, कुछ भी होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, या इंटेस्टाइन की वेलबीइंग के लिए, जैसे उसको कोलन की डिजीज होती है कई लोगों को, उनमें ये देते हैं। फिर किडनीज की किसी को डिजीज है, कोई जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन होती है, जैसे उसमें इसकी ज़रूरत है, किडनीज के डायलिसिस में इसकी ज़रूरत है, कैंसर के पेशेंट्स को इसकी ज़रूरत है, तो उन सब में जो स्पेशल फॉलिक एसिड दिया जाता है। जी, मतलब कि कह सकते हैं कि जब भी हमारे शरीर को एक्स्ट्रा विटामिन्स की या सेल बिल्डिंग की प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो हम फॉलिक एसिड्स उनको प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स तो ऐसा अपने आप में एक और चीज़ है, तो फॉलिक एसिड उसके साथ एक्ट करता है। जी जी जी। दोस्तों, आप सभी ने सुना, फॉलिक एसिड्स एक दवाई है जो कि हमारे शरीर को विटामिन की कमी को पूरा करती है, और फॉलिक एसिड या हम कह सकते हैं विटामिन की कमी लड़कियों और औरतों के शरीर में काफ़ी मात्रा में ज़रूरत होती है आदमियों के मुकाबले। डॉक्टर, आपने हमें बताया कि फॉलिक एसिड एक दवाई है जो कि विटामिन की कमी को पूरा करता है, तो क्या डॉक्टर फॉलिक एसिड हम सिर्फ दवाई के माध्यम से ही ले सकते हैं, या कोई और माध्यम भी है जिससे हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं? एक तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये विटामिन्स की डेफिशिएंसी को नहीं पूरा करती, ये खुद ही एक बी कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है। जी जी। सो जैसे आप जानते हैं कि विटामिन ए अलग होता है, बी अलग होता है, सी अलग होता है, ई तक विटामिन्स हैं हमारे, तो उनमें से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का आगे जाके ये सब पार्ट है। सो ये ऐसा अपनी कमी ही पूरी कर सकता है, तो ये विटामिन्स की कमी नहीं पूरी करता। तो क्योंकि विटामिन्स भी, जैसे चलो आपको अब बता देते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं। तो जो ए एंड डी है, ये फैट सॉल्युबल हैं, ये फैट के जरिए एब्जॉर्ब होते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल हैं। तो वाटर सॉल्युबल तो आप पानी में ऐड करके ले सकते हो, ये इजीली जो है डाइजेस्ट होते हैं और पानी के बढ़िया साथ होते हैं, घुल के हमारे शरीर में चले जाते हैं। और जैसे आपने पूछा कि दवाई लेने की ही ज़रूरत है या और तरह से भी मिल सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ब्रोकली होती है, स्पिनच होती है, साग होता है, बीन्स की होती हैं, मीट में होते हैं ये, तो ये काफ़ी सारी चीज़ों
सब्जियों में जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, कैबेज है, उसमें ये होते हैं। तो नेचुरली अगर आप हेल्दी डाइट खा रहे हो, उसमें हर चीज़ आ रही है, दिन में आप सब्जी भी खा रहे हो, सैलेड भी खा रहे हो, तो उन लोगों के लिए इसकी कोई लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसा अगर ये बॉडी में बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर नहीं बढ़ता, कम हो जाता है तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमेशा से हम तो यही कहते हैं कि बैलेंस्ड डाइट खाओ, जिसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम सब कुछ हो, सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो। तो डोज की तो तभी ज़रूरत पड़ती है अगर जैसे बताया प्रीमेच्योर बेबी हो, 6 मंथ के ऊपर के बेबी हों जो खाना ना खाते हों, जिनकी डाइट अच्छी ना हो, टीनेजर्स हों, ओल्ड आफ्टर 50 जो है उसको लेना चाहिए, और प्रेगनेंसी में इनको लेना चाहिए। डोज तो इसकी बड़ी सिंपल है, 500 माइक्रोग्राम ऑन एवरेज लेते हैं, प्रेगनेंसी में 1000 तक ले लेते हैं। जी। डॉक्टर, फॉलिक एसिड्स की कमी से हमारे शरीर पे क्या असर पड़ सकता है और ये दवाइयाँ क्यों ज़रूरी हैं? फॉलिक एसिड की कमी से एक तो जो रीजनरेशन होती है आपके बॉडी में सेल्स की, वो नहीं होगी। अगर डीएनए प्रॉपर नहीं बन रहा, फॉलिक एसिड की ज़्यादा प्रेगनेंसी में डेफिशिएंसी है, तो बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाती हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होते हैं? उसमें स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो वो भी 2 तरह के होते हैं। उसकी अगर अंदर की लेयर्स कितनी इन्वॉल्व हैं उस पर डिपेंड करता है। स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, नीचे जाके स्पाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, या एक फोड़े की तरह लोअर बैक पे एक बड़ा सारा फोड़ा सा बन सकता है, वो उसके साथ लोअर लेग्स का पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये तो हो गए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो ब्रेन और स्पाइन के साथ इन्वॉल्व हैं। तो कई बार एज सच बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से मिसकैरेजेस भी हो जाती हैं मदर्स की, तो अबॉर्शंस हो जाती हैं। तो और उसके बाद अगर आप इसको नहीं लोगे तो ब्लड लेवल में जो हार्ट को भी ये बी कॉम्प्लेक्स काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। ये ब्लड में एक केमिकल आता है, उसको होमोसिस्टीन कहते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। तो उसको कंट्रोल करता है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होते हैं। तो जैसे एक डिजीज़ होती है ओल्डर एज में जाके, उसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उसमें भी हम बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, वो कम हो जाती है उससे। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो असेंडिंग, हॉरिजॉन्टल और डिसेंडिंग कोलन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाके कोलन आता है, जो जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं। उसके 3 पार्ट होते हैं। उसके इंटरनल क्या हो जाता है, उसमें जख्म से हो जाते हैं, जिनको हम अल्सर्स बोलते हैं। तो ये जो होता है उसको बार बार डायरिया होता रहता है पेशेंट को, तो इरिटेबल बावल रहता है, कुछ खाते हैं लूज स्टूल आ जाता है, या बार बार लैट्रिन करते रहते हैं। तो इनमें भी बी कॉम्प्लेक्स की काफ़ी इम्पॉर्टेंस है, इसकी B9 की। तो एक डिजीज़ विटिलिगो आपने सुनी होगी, उसमें भी क्या होता है, उसमें स्किन का कलर नहीं बनता, जिसको हम पंजाबी में तो हम फुलवैरी कहते हैं। तो स्किन का कलर नहीं बनता। तो ये भी कहा जाता है कि इस डिजीज़ में भी जो स्किन का कलर बनाने में ये भी फॉलिक एसिड जो है वो हेल्प करता है। हाँ, और उसमें और भी है कि जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनमें भी इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अल्कोहल पीने वालों को भी बी कॉम्प्लेक्स देते हैं। जो एंटी कैंसर ड्रग्स पे लोग होते हैं उनको भी बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। जी। तो एक और चीज़ है जो मैंने अब तक नहीं बताई, अनीमिया। जी। सो अनीमिया के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लाइफ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। सिंपल डिजीज़ है, इसको हम इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं अच्छी डाइट ना खा के। क्योंकि जो साग पालक सिंपल हमारे घर में जो सामान होता है और अक्सर बहुत ज़्यादा बनता है, साग हम सर्दियों में बहुत खाते रहते हैं, अमरूद खाते रहते हैं, आंवले की चटनी, अचार सब खाते हैं। तो जो अनीमिया होता है, ये बहुत मदर्स को ये गलत फहमी होती है कि अनीमिया है, डॉक्टर से जाके दवाई लेंगे, आयरन खा लेंगे तो हमारा अनीमिया बच्चे का करेक्ट हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा अब अनीमिया के बारे में 2 लाइंस बता दूं कि अनीमिया जो होता है ये 2 पार्ट, जो हमारा हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, उसको हम टायर्ड ब्लड भी कहते हैं। तो टायर्ड ब्लड का मतलब पेशेंट थोड़ी दूर चलता है और थक जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो 2 पार्ट से बनता है। मैं पेशेंट्स को भी समझाती हूँ कि ये 2 पार्ट से बनता है। एक है आयरन
एक है हीम जो है वो आयरन है, ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। तो उसमें क्या होता है, हम हीम तो देते जाते हैं, टॉनिक की शीशियाँ पिलाते जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, लेकिन अगर आप प्रोटीन नहीं दोगे, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जी, तो एक की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी और आप दूसरे चाहे की जितना deficiency मर्जी हो आयरन खा लो, जी। आपका HB नहीं बढ़ेगा। अगर आप डाइट अच्छी नहीं है, आप प्रोटीन नहीं खा रहे, तभी हम प्रोटीन पाउडर और एग वगैरह दे देते हैं। जी, तो जी, इसमें जो एक मेन पार्ट है वो है बी का फॉलिक एसिड का। तो फॉलिक एसिड क्या करता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में फैसिलिटेट करता जी, वो तो मतलब कंट्रोल करता है, वो उसको iron बढ़ाता है। ओके। तो अगर आयरन एब्जॉर्ब अच्छा होगा तो जो एनीमिया है वो कम होगा। सो आजकल अगर आप हमारे हॉस्पिटल्स में जाके देखें, सरकारी जो गोलियां होती हैं उनमें फॉलिक एसिड बच्चों की भी है और प्रेग्नेंट मदर्स की जो टैबलेट्स हैं उनमें भी फॉलिक एसिड गवर्नमेंट की तरफ से डाला हुआ है। जी जी जी। डॉक्टर, जैसे लोग मेडिकल स्टोर में जाकर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाइयाँ खरीद के खाना शुरू कर देते हैं, तो ये किस हद तक सही है? क्या इन दवाइयों के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है? मुझे तो लगता है कि ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मान लो आप फॉलिक एसिड खाते जा रहे हो, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो ब्लड में बढ़ जाएगा, स्किन के आप उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, शायद आप को बाद में उसके बारे में बात करते हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि मुझे मेरा दिल कच्चा हो रहा है, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे लूज टूल्स हो रहे हैं। कई बार ये भी मल्टीविटामिन्स के कुछ भी आप ले लो, कोई भी बात कर लो, उनकी वजह से हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप कैसे ले लोगे आप? डोज उसकी डिफरेंट है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी डिफरेंट डोज है, 6 मंथ पे डिफरेंट है, 2 ईयर्स पे डिफरेंट है, 6 ईयर्स पे डिफरेंट है, टीनेजर्स की डिफरेंट है। सो एक और भी चीज़ आती है कि ये कई दवाइयों से इंटरैक्ट करते हैं, जो फॉलिक एसिड होते हैं या कोई भी मेडिसिन कर लो, आपस में इंटरैक्ट करती हैं। तो कई बार वो इंटरेक्शन अच्छे के लिए होती है, जैसे आयरन के साथ इसका अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर एंटी एपिलेप्टिक जो दौरे में दवाइयाँ लेते हैं, अगर उनमें ये फॉलिक एसिड ज़्यादा ले लेते हो तो उनकी जो ब्लड लेवल है वो लो हो जाते हैं। समझिए जो अगर ब्लड लेवल लो होगा तो जो उसके दौरे हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जितनी डोज हम कैलकुलेट करके दे रहे हैं वो तो ब्लड में उसको कम कर रहे हैं, हम ब्लड का लेवल तो नहीं चेक कर रहे, हम ये चेक कर रहे हैं कि हमने इसको कितनी डोज दे दी, है ना। वो डोज ब्लड में उतनी नहीं पहुँचेगी, उसको वो इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करके उसकी डोज को लोअर कर देते हैं। तो सो इंटरैक्शंस भी होती हैं इनकी, वो भी हमने देखनी होती हैं। और अगर ज़्यादा खा जाओ तो जैसे मैंने आपको बताया साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। कई बार इवन अगर लोग मान लो एक डॉक्टर ने बोला कि 1 महीने के लिए आप बी कॉम्प्लेक्स खा लो, वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक खाते जाते हैं, तो उसका भी स्किन के ऊपर भी इफेक्ट होता है, पिगमेंटेशन होनी शुरू हो जाती है, ये नॉजिया, वॉमिटिंग, दिल कच्चा, हेडेक, कन्वल्शंस हो सकती हैं उनको, हार्ट अटैक भी दोबारा हो सकता है। जो पहले तो ये प्रिवेंशन में काम कर रहा था, लेकिन अगर ओवर खा जाओगे तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। शरीर के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देगा। नॉर्मली अगर होना आपको 2 साल के बाद है, ज़्यादा टॉनिक खा लोगे तो पहले भी हो सकता है। और एक जो ये तो खुद में है B9, तो लेकिन अगर आप B9 खाते जाओगे, ये B12 की जो डेफिशिएंसी है उसको मास्क कर लेता है, उसको पता नहीं चलने देता। डेफिशिएंसी B12 की भी हो जाती है, तो आपको पता नहीं चलेगा आप B9 को खाते जा रहे हो, तो उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको भी मास्क कर देता है। जी जी जी। तो मतलब हमें हमेशा प्रिस्क्रिप्शन से ही दवाइयाँ लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल जी। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना कि कोई भी दवाइयों को खाने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, इससे आपको खतरे का डर नहीं रहता और बेटर रिजल्ट्स भी मिलते हैं। डॉक्टर, जैसे कि आज हमने बात की फॉलिक एसिड्स की, तो क्या डॉक्टर ये ओल्ड एज या कह सकते हैं कि जो 50+ एज वाले हैं उनके लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है ये फॉलिक एसिड? जैसे कि आपने वर्ड यूज़ कर लिया ओल्ड, ओल्ड का मतलब है आप सिर्फ 50 की वजह से ओल्ड नहीं है, आप ओल्ड हैं क्योंकि आपके बॉडी की वियर एंड टीयर ज़्यादा हो जाती है, सेल्स ओल्ड हो जाते हैं, आपके सिस्टम वीक हो जाते हैं, हार्ट वीक हो जाता है, लिवर वीक हो जाता है और किडनीज वीक हो जाती हैं। सो इसी वजह से आपकी इंटेस्टाइन भी
वीक हो जाती है। जी, तो जी, आप जितना मर्जी, जैसे मैं कहती हूँ वेजिटेबल खाओ, आप अगर ज़्यादा भी वेजिटेबल खाते हो वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाती। जी, तो जी, उसी की वजह से हमें जो इसकी फॉलिक एसिड की इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो ओल्डर एज में जो है बहुत सारी डिजीज़ेज होती हैं, जैसे हियरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है, एक डिजीज़ आती है अल्जाइमर कहते हैं जिसको, जी। सबको मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। एक और डिजीज़ आती है जो आँखों की डिजीज़ है, उसको मैकुलर जनरेशन कहते हैं। जी। तो जो मैकुलर डीजनरेशन होती है उसमें क्या होता है कि जो आँख का पीछे जो सिस्टम है, सारा जो आँख का सिस्टम जो जी, ब्रेन जी, से जी, अटैच जिससे, होती है हाँ, जो नर्व ब्रेन से, अटैच होती है, तो वहाँ से वो उसकी मैकुला की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उनको दिखाई देना कम हो जाता है। जी। और एक जो हियरिंग लॉस, आपने देखा कि ओल्डर एज में जाके डेफनेस स्टार्ट हो जाती जी, है, थोड़ी कुछ ना सुनाई कुछ, देना कम हाँ, हो जाता है। जी। उस वो भी शुरू हो जाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस की बात की मैंने कि जो बोन्स होती हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, उनमें बबल्स से अपीयर होना शुरू हो जाते हैं जी। कि एक तो नॉर्मल टिश्यू है, उसके बाद खाली स्पेस, गोल जी, स्पेस जी, बबल जी, जैसे जी, आ जी। जाती है। तो पहले तो ये ब्रीक होते हैं, फिर धीरे धीरे ये बड़े होने शुरू हो जाते हैं। जी। तभी तो आपने देखा होगा कि ओल्डर एज में बंदा बाथरूम में गिर गया या कहीं भी गिर गया तो उसकी हड्डी टूट गई, आपने जी, सुना बोन्स होगा। वीक हो जाती हैं, नॉर्मली क्या शॉर्ट, होता है, हमारी हड्डी नहीं टूटती। सो इस केस में भी एक और डिजीज आती है, उनको हम जंपी लेग्स कहते हैं। कई लोगों की आपने देखा होता है, उनको टिक्स भी बोलते हैं, वो अपनी आर्म्स और बाजू ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, है ना, तो उसको जंपी लेग्स कहते हैं। उनमें भी फॉलिक एसिड की थोड़ी इम्पोर्टेंस होती है। एक डिप्रेशन होता है जो, उनमें भी बी कॉम्प्लेक्स की बड़ी ज़रूरत होती है। जी। और स्लीप डिसऑर्डर्स में भी बी कॉम्प्लेक्स का काफ़ी रोल है। जी, और नर्व पेन, आपने देखा होगा कि जब नर्व पेन होती है लोगों को, शियाटिक नर्व में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बाजू में, गले में, बैक में कहीं दर्द होती है, तो हम बी कॉम्प्लेक्स देते हैं। इसके इंजेक्शंस भी उनको लगाए जाते हैं। जी, जी, जी। और आगे जाके जैसे स्किन की ड्राइनेस ऑफ स्किन हो गई, बंदे को कलर नहीं बन रहा उसकी स्किन का, दो तरह की होती है। एक तो विटिलाइगो होती है जो मैंने पहले बताया, उसमें भी रोल है, लेकिन नॉर्मली भी स्किन जो लाइट कलर की होना शुरू हो जाती है। जी। आपने देखा होगा कई पर्सन पहले थोड़े डार्क कम्प्लेक्शन के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो लाइटर कम्प्लेक्शन के हो जाते हैं। जी, सो जो पिगमेंटेशन होता है बेसिकली इसका भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ये आपको सन की जो बैड लाइट है, बैड उसके जो रेज हैं उनसे आपको बचाता है। जी, जी, तो आपको तभी तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि ये बी कॉम्प्लेक्स ही है जो कलर बनाने में हेल्प करता है। जी, जी, और जो सन रेज होती हैं, आपने देखा होगा कि जो वाइटर लोग हैं उनमें ये स्किन कैंसर ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंडियंस में या अफ्रीकन्स में ये बहुत कम होते हैं। जी, जी, तो जो हमारी लाइट है, सन के जो बैड इफेक्ट है ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं। कलर जो है एक प्रोटेक्टिव चीज़ है, प्रोटेक्टिव लेयर हाँ। रहती है। जी, जी। डॉक्टर, हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक लास्ट मैसेज या आप अपनी तरफ से कुछ हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहते हैं जिससे कि वो रोज़ाना अपनी लाइफ में फॉलो करके उनका फ़ायदा हो? वुड बी मदर्स हैं या प्रेग्नेंट हैं या जिनकी शादी हो गई, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि डाइट को थोड़ी अच्छी कर लें, बढ़ा लें, एनीमिया करेक्ट कर लें अपना। जी। तो ये उनके आगे जाके प्रेगनेंसी में बहुत काम आएगा, जी। अच्छी डाइट जो है। तो साथ में बच्चों, फिर अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपके बच्चे हेल्दी पैदा होंगे। जी। अगर 2.5 kg से नीचे बच्चे पैदा होते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन्फेक्शंस हो जाती हैं, वेट गेन नहीं होता, वो ठंडे रहते हैं, तो उनको भी इम्प्रूव करने के लिए फिर हमें एक्स्ट्रा दवाई देनी पड़ती है। नॉर्मली तो हम कहते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क पूरा है बच्चे के लिए, उसको कुछ भी ज़रूरत नहीं 6 मंथ के लिए। तो इन बच्चों को फिर ये आप एक तो एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करोगे, एक बेफजूल बच्चों को दवाई पिलाओगे, है ना। उससे अच्छा पहले डाइट अच्छी लो, फिर जब वीनिंग स्टार्ट करते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड कहते हैं, वो 6 मंथ्स पे हर चीज़ बच्चे को खिलाएं, सारी वेजिटेबल्स, दालें, एग, चिकन, मीट, हलवा बना के खिलाएं बेसन का, मूंगफली ऐड करें, बादाम ऐड करें, सब कुछ खिलाएं बच्चों को अपनों को। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जब ऊपर का दूध दें उसमें पानी ना डालें, क्योंकि पानी डालने से भी ये सारे वाइटमिन्स और सब कुछ वो भी आप डाइल्यूट कर देते हो, तो उससे भी इनकी डेफिशिएंसी आ जाती है। और अच्छी डाइट नहीं खाओगे तो भी आप वीक रहोगे।
रहोगे, आप वीक रहोगे, हाइट नहीं बढ़ेगी, और एडोलेसेंट गंदी होगी, फिर आगे जाके प्रेगनेंसी गंदी होगी। तो इससे अच्छा है आप हेल्दी डाइट खाओ, टाइम पे जब भी शुरू करनी है सब कुछ शुरू करो। जी जी जी। फॉलिक एसिड का मेन जो सोर्स है वो आपकी ही डाइट है, तो अपने डाइट को हमेशा बैलेंस रखिए और स्वस्थ खाइए। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर यशवंत जी, जिन्होंने हमारे शो पर आकर हमें इतनी सारी जानकारी दी।